Good morning, students. Now, the next unit is chemical kinetics. Students, what is the chemical kinetics? Chemical kinetics is the branch of chemistry which deal with the study of the rate of reaction, factors affecting them and mechanism of reaction. Means केमिकल काइनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील करती है कि रिएक्शन की स्पीड के साथ, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन की स्पीड के साथ, और उसकी स्पीड पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं एंड वो किस तरह से होती है रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म क्या है, इन सब के बारे में जो हमें डील करती है वो स्टडी केमिकल काइनेटिक्स कहलाती है। तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन आपको पता है, अगर आप कोई भी रिएक्शन करते हो तो बेटा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है। इसका मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। इसलिए हम रिएक्टेंट के साथ साइन नेगेटिव लेते हैं और प्रोडक्ट के साथ साइन पॉजिटिव लेते हैं, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अगर सॉलिड और लिक्विड के केस में हो तो रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट होते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड, और अगर गैसियस स्टेट में हो तो होते हैं एटमॉस्फेयर per second. Now the types of rate of reaction. Rate of reaction generally टू टाइप्स का होता है। पहला होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ इंट्रैक्शन बेटा क्या होता है? जो लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हो। जो हम डेल्टा लेते हैं ना, डेल्टा इज़ फॉर द लार्ज इंटरवल ऑफ चेंज, मतलब ज़्यादा टाइम के लिए जो चेंज होता है, और जो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए चेंज होता है उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। दैट इज़ द डिफ्रेंसिएशन वाला डी जो हम मैथ में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है N2 + 3H2, इट विल गिव द 2NH3। ठीक है, तो एवरेज रेट हम कैसे निकालेंगे? मैंने बोला ना आपको, रिएक्टेंट के साथ साइन हमेशा क्या लोगे आप? नेगेटिव। तो देखो रिएक्टेंट नाइट्रोजन भी है, इसके साथ भी साइन नेगेटिव, हाइड्रोजन के साथ भी साइन नेगेटिव, और NH3 क्या है यहाँ? प्रोडक्ट, तो इसके साथ साइन पॉजिटिव। तो नाइट्रोजन का यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? 1/1। वाई 1/1? जो इसका कॉफिशेंट है दिस इज़ 1, तो उसका रेसिप्रोकल लेना है 1/1। इसका कॉफिशेंट क्या है? 3, तो इसका रेसिप्रोकल 1/3। इसका कॉफिशेंट क्या है? 2, इसका रेसिप्रोकल 1/2। एंड नेगेटिव साइन शोज फॉर द रिएक्टेंट एंड पॉजिटिव फॉर द प्रोडक्ट। डेल्टा N2/ΔT, यहाँ क्या आएगा? डेल्टा H2/ΔT, यहाँ क्या आएगा? डेल्टा NH3/ΔT। अगर आप डेल्टा की जगह पे बेटा D ले लेंगे डिफ्रेंसिएशन वाला, d/dt, तो दिस इज नोन एज द इंस्टेंटेनियस रेट। अगर डेल्टा लेते हैं तो एवरेज रेट। सेम एक और एग्जाम्पल हमारे पास नोट्स में है। कंसीडर द रिएक्शन AA + BB, इट विल गिव XX + YY। आपको पता है ये दोनों रिएक्टेंट हैं, ये दोनों प्रोडक्ट हैं। तो बेटा रिएक्टेंट के साथ आपको बताया साइन नेगेटिव एंड प्रोडक्ट्स के साथ साइन पॉजिटिव। इसका कॉफिशेंट क्या है? A, स्मॉल a, और इसका स्मॉल b, तो उसका रेसिप्रोकल 1/a, इसका 1/b, इसका 1/x, इसका 1/y। तो अगर आप डेल्टा के लिए करते हो तो डेल्टा A/ΔT, डेल्टा B/ΔT, यहाँ पर डेल्टा X/ΔT, डेल्टा Y/ΔT। ठीक है, और अगर आप डेल्टा की जगह पर D ले लेते हैं डिफ्रेंसिएशन वाला, तो दैट इज़ फॉर द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में पहला क्या है? नेचर ऑफ रिएक्टेंट। बेटा अगर आयनिक सब्सटेंस है तो वो जल्दी रिएक्ट करेगा एज कम्पेयर टू कोवालेंट की। ठीक है, क्योंकि आयंस जल्दी अवेलेबल हो जाते हैं इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में आयंस जल्दी बन जाते हैं। सेकेंड, जिससे से आप टेम्परेचर देंगे तो भी रिएक्शन जल्दी होगी। अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ाएंगे तो भी जल्दी होगी, मतलब कंसंट्रेशन भी रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नाउ अगर आप कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो रिएक्शन जल्दी होती है। आपको पता है ना कैटलिस्ट का क्या काम होता है? रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ करना। सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी जल्दी रिएक्शन होगी। रेडिएशंस, बेटा कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो आइदर डू नॉट टेक्स प्लेस एट ऑल और आर क्वाइट स्लोली in the dark but takes place at the considerable speed when exposed to sunlight। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो सनलाइट में तो ठीक स्पीड पे हो जाती हैं लेकिन डार्क में नहीं हो पाती। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो यूवी रेडिएशंस में हो जाती हैं लेकिन डार्क में नहीं हो पाती। तो सच रिएक्शंस आर नोन एज अ फोटोकेमिकल रिएक्शंस, फॉर एग्जांपल द फोटोसिंथेसिस एंड द फोटोग्राफी।
नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रीट लॉ। बेटा रीट लॉ के लिए कंसीडर रिएक्शन ए प्लस सी गोज टू फॉर्म प्रोडक्ट। अब देखो रेट किसके प्रोपोर्शनल होता है, ए की पावर, बेटा मेरे को तो इसका कॉफिशेंट लेना चाहिए था स्मॉल ए, बी की पावर स्मॉल बी लेना चाहिए था, सी की पावर स्मॉल सी लेना चाहिए था, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, अल्फ़ा बीटा गामा। मैंने लिया हुआ है अल्फ़ा बीटा गामा, मुझे लेना चाहिए था स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। मैंने अल्फ़ा बीटा गामा क्यों लिया है, क्योंकि ए स्मॉल बी स्मॉल सी तो उतने मोल्स हैं जितने आपको दिए गए हैं रिएक्शन को करने के लिए, और अल्फ़ा बीटा गामा क्या हैं, उनमें से जितने एक्चुअल में रिएक्ट किए। ए स्मॉल बी स्मॉल सी तो उतने मोल हैं जो आपको दिए गए हैं रिएक्शन को करने के लिए, मतलब कि आपको प्रोवाइड किए गए हैं, लेकिन उनमें से एक्चुअल जो रिएक्ट करते हैं दीज आर द अल्फ़ा बीटा गामा। मतलब अल्फ़ा बीटा गामा या तो ए बी सी के इक्वल हो सकता है या उससे कम। सपोज करो मैंने आपको 5 मोल दिए हैं रिएक्ट करने के लिए, हो सकता है उसमें से 4 या तो 5 के 5 रिएक्ट कर गए होंगे या उससे कम रिएक्ट किए हों, क्या पता 4 किए हों, क्या पता 3 किए हों। सो डैट्स वाई अल्फ़ा इज़ द ऑर्डर। इसका मतलब अल्फ़ा क्या हुआ, इससे पता चलता है ऑर्डर क्या होता है। ए बी सी क्या है, these are the moles, small a small b small c are the moles given to you for the reaction। और अल्फा बीटा गामा क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इसका मतलब ऑर्डर क्या हुआ, जितने उसमें से एक्चुअल में मोल रिएक्ट करते हैं, जो रिएक्ट करते हैं ना एक्चुअल में, उसको ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो ये के कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ऑर्डर क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। नाउ वीडियो नंबर 2 ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। हमने आपको बताया बेटा ऑर्डर क्या होता है, जितने मोल आपको दिए जाते हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी आर द नंबर ऑफ मोल्स गिवन टू यू, एंड अल्फा बीटा गामा आर द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मीन्स जितने उसमें से एक्चुअली रिएक्ट करते हैं। तो अब बेटा ये जो के आया है, इस के को हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट के यूनिट्स हमें जनरली याद करने होते हैं। वो क्या है, के इक्वल टू मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर n माइनस वन, सेकेंड की पावर -1। n मतलब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अगर जीरो ऑर्डर हुआ तो n की वैल्यू को 0 पुट कर दो, अगर फर्स्ट ऑर्डर हुआ तो n की वैल्यू को 1 पुट कर दो। उसके अकॉर्डिंगली आपके पास रेट कांस्टेंट के यूनिट्स आ जाएंगे। ऑर्डर बेटा 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, और फ्रैक्शन में भी हो सकता है ऑर्डर। ठीक है, जैसे मैंने आपको 5 मोल दिए, हो सकता है उसमें से 4.5 रिएक्ट किए हों, तो मतलब फ्रैक्शन में भी वैल्यू हो सकती है। नाउ Beta, this is a numerical related to the average and instantaneous rate। रिएक्टेंट से बनता है प्रोडक्ट। तो आपको पता है रिएक्टेंट के आगे कॉफिशिएंट 1 है, तो इसका मतलब 1/1 डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, और प्रोडक्ट के आगे भी कॉफिशिएंट 1 है, तो 1/1 डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। नेगेटिव साइन फॉर द रिएक्टेंट एंड पॉजिटिव फॉर द प्रोडक्ट। लेकिन अब उन्होंने वैल्यू जो है ना रिएक्टेंट की ही दी है, कितनी, इनिशियल कितनी थी 0.0 थी, और फाइनल बाद में कितनी रह गई 0.02। तो हमेशा हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस डेल्टा आर मतलब चेंज इन द वैल्यू ऑफ आर। तो चेंज इन वैल्यू ऑफ आर मतलब फाइनल वैल्यू 0.02, इनिशियल वैल्यू 0.03, और डिवाइडेड बाय टाइम कितना दिया हुआ बेटा आपको इसके अंदर क्वेश्चन में, टाइम आपको दिया है दैट इज़ 25 मिनट्स, तो आपने 25 मिनट पुट कर दिया, आपके पास आंसर मोलर पर मिनट में आ गया। लेकिन उन्होंने आपको सेकंड में भी आंसर पूछा है, तो अब आप मिनट को सेकंड में चेंज कर दो। मिनट है 60, तो आप उसको 60 से मिनट को सेकंड में चेंज कर दीजिए, तो आंसर आपके पास मोलर पर सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, नाउ द सेम न्यूमेरिकल सेकंड वन इज 2a गोज टू फॉर्म प्रोडक्ट। तो बेटा आपको पता है आगे कॉफिशिएंट 2 है, तो उसका रेसिप्रोकल 1/2 विद द नेगेटिव साइन। और आपको ये भी पता है -1/2 एज इट इज डेल्टा ए मतलब चेंज इन द वैल्यू ऑफ ए। फाइनल वैल्यू ए की कितनी है 0.4, और इनिशियल कितनी थी 0.5, तो वो लिख लिया आपने। टाइम कितना दिया हुआ है 10 मिनट्स, तो आपने उसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट किया। यू विल गेट द रिजल्ट इन द मोल पर लीटर पर मिनट। ओके, नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज ऑल्सो द सेम। उन्होंने बोला है अमोनिया को अगर हम हीट करते हैं तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस मिलती है। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है यहाँ पर। तो रिएक्टेंट के साथ साइन नेगेटिव और प्रोडक्ट के साथ साइन पॉजिटिव। ठीक है, तो डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी, डेल्टा N2 बाई डेल्टा टी एंड डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू के कांस्टेंट। अब आप अगर ध्यान से देखो, उन्होंने आपको के की वैल्यू दी हुई है, रेट की वैल्यू दे दी है उन्होंने। कितनी दी है, दिस इज 2.5 इंटू 10 की पावर -4। तो अगर उन्होंने ना नाइट्रोजन की वैल्यू पूछी है, इसकी वैल्यू पूछी है, तो आप इसको और इसको अगर इक्वल लेते हो, इसको और इसको,
तो नाइट्रोजन की वैल्यू तो रेट ऑफ प्रोडक्शन की सेम आ जाएगी जितनी के की वैल्यू है। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन की करोगे तो उसको, ये देखो 3 है ना, इस 3 से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा के को। तो देखो 3 से मल्टीप्लाई हुआ के, दैट इज 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴। नाउ व्हाट इज द एलिमेंट्री रिएक्शन? बेटा एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है? जो सिंगल स्टेप में हो उसको हम एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। जो एक से ज़्यादा स्टेप्स में होती है उसको हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। और मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है कि एक रिएक्शन के अंदर कितनी चीज़ें आपस में ज़्यादा रिएक्ट कर सकती हैं, 1 2 3, बहुत ही कोई रिएक्शन होती है जिसमें 4 चीज़ें रिएक्ट करती हैं, 3 से ज़्यादा चीज़ें आपस में रिएक्ट नहीं कर पाती, आपस में कोलाइड नहीं कर पाती। ठीक है, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूलरिटी की होने की बहुत कम होती है। आपने देखा होगा रिएक्टेंट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, नाउ द इंटरमीडिएट जो एक स्पीशीज़ में बनते हैं और दूसरे स्टेप में वो कंज्यूम हो जाते हैं, दूसरे स्टेप में यूज़ हो जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। मैकेनिज्म मतलब कि वो रिएक्शन किस तरह से हुई है, ओवरऑली उस रिएक्शन के अंदर क्या क्या हुआ है, किस तरह से वो मतलब सारा कुछ हुआ है। तो स्लोएस्ट स्टेप इज़ द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जो आपको याद करनी पड़ेगी। दैट इज़ द स्लोएस्ट स्टेप इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब बेटा ध्यान से देखिए ज़रा, इसमें स्लो स्टेप पहले क्वेश्चन में कौन है, ये वाला। तो स्लो स्टेप रेट डिटर्मिनिंग होता है। रेट हमें कैसे पता चलता है? रेट इक्वल टू इसका कांस्टेंट K1, रिएक्टेंट से ही पता चलता है, प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं होता। स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो रेट इसका मतलब किससे पता चलेगा? स्लो से। तो स्लो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो ऑलरेडी लिखा हुआ होगा। तो रेट इक्वल टू K1 NO3 इंटू NO, आपने लिख दिया। ठीक है, और जो फास्ट स्टेप होगा ना बेटा, उसमें 11th क्लास के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। फास्ट स्टेप से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, दैट इज K प्रोडक्ट की वैल्यू डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कौन है? NO3, रिएक्टेंट में कौन है? NO और O2। ठीक है, फिर आप देखो जो रेट में NO3 है ना, इसकी वैल्यू NO3 की आपको यहाँ से मिल सकती है। कैसे? K ऑफ NO O2, ये देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, K NO O2 इज इक्वल टू NO3। तो अब ये जो NO3 की वैल्यू आई है ना, इसको यहाँ पर पुट कर दो। NO3 में यहाँ पर क्या आई है वैल्यू? ये K1 एज इट इज़, NO3 की वैल्यू KNOO2, KNOO2 एंड NO एज इट इज़। NO और NO कितना हो गया? NO की पावर 2 एंड अकेला ऑक्सीजन। दो कांस्टेंट्स मिला के कोई एक अनदर कांस्टेंट K डैश बन गया। तो इस ढंग से आपने इसके क्वेश्चंस करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नाउ द वीडियो 3 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन अगेन। अब इस क्वेश्चन में बेटा आपको सेकंड वाले में रेट दे दिया, तो रेट से आपको कौन सा स्टेप पता चल जाता है? स्लोएस्ट स्टेप। तो रेट उन्होंने आपको क्या दिया है? NO2 की पावर 2। इसका मतलब उससे आपको स्लो स्टेप पता चल जाएगा। तो स्लो स्टेप इसमें कौन सा होगा? स्लो स्टेप से आपको क्या पता चल जाता है कि ये आपके रिएक्टेंट है, NO2 और NO2 ये दोनों आपके रिएक्टेंट है। 2 बार NO2 है ना, तो ठीक है। अब देखो इसमें से आपको बना क्या सकते हो आप? NO बना सकते हो। NO आपने बना दिया। अब जब आप बैलेंस करोगे तो यहाँ क्या बच जाएगा? NO3। ठीक है, अब ये NO3 इस रिएक्शन में जो ओवरऑल रिएक्शन आपको दी हुई है इसमें नहीं है, तो इसका मतलब NO3 को आगे फर्दर अब आप किससे रिएक्ट कर सकते हो? CO से। तो आपके पास क्या बनेगा? आपको बनाना क्या है फिर? CO2 बन गया, NO2 बाहर निकल गया। जब आप ओवरऑल लिख के देखोगे तो ये रिएक्शन इससे मैच कर जाएगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा zero order reaction and the first order reaction. Zero order reaction, consider the reaction. अगर हम कोई भी रिएक्शन कंसीडर करते हैं, रिएक्टेंट से बनता है प्रोडक्ट, यहाँ पर भी रिएक्टेंट से बन रहा है प्रोडक्ट, तो रेट आपके पास किसके इक्वल होता है? माइनस ऑफ dr/dt, और रेट इक्वल टू नेगेटिव साइन होता है ना dr/dt रिएक्टेंट के लिए। और दूसरा तरीका रेट को बताने का क्या है? रेट इक्वल टू KR की पावर 0, क्योंकि जीरो ऑर्डर है, और यहाँ क्या हो जाएगा? K इंटू R की पावर 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है। दोनों को इक्वेट कर दीजिए, माइनस dr/dt इक्वल टू KR0, और यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस dr/dt इक्वल टू KR। R को नीचे ले आइए, KDT इधर चला जाएगा, R0 समथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1, तो माइनस dr इक्वल टू KDT, यहाँ पर माइनस dr/r इक्वल टू KDT। अब बेटा दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिए, लोअर लिमिट R0, अपर लिमिट R, और यहाँ पर लोअर लिमिट 0 और यहाँ पर T। सेम हियर R0, R, 0 एंड T।
आपको पता है dx, अगर आप dr को dx मानो तो dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, ओनली x। फिर आप अपर लिमिट पुट करते हो, अपर लिमिट इज r माइनस लोअर लिमिट इज r नॉट, और ये नेगेटिव साइन तो एज इट इज है। dt की इंटीग्रेशन ओनली t, अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0, तो t माइनस 0 इज t। तो आपके पास आ गया, अब आप नेगेटिव साइन को एडजस्ट करोगे तो r नॉट आगे आ जाएगा, r नॉट माइनस r बाई टी इक्वल टू k। अब इधर आइए आप, 1 बाई एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, दैट इज लॉग ऑफ एक्स। क्या होती है, लॉग ऑफ एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो 1 बाई एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स होती है। ऐसी 1 बाई आर डी आर की क्या हो जाएगी, लॉग ऑफ आर माइन, ठीक है, अपर लिमिट लॉग ऑफ आर माइनस लॉग ऑफ आर नॉट। एक बात ध्यान रख लो, केमिस्ट्री में ना कभी भी एल ओ जी नहीं लिखना आपने एल एन लिखना है हमेशा, नेचुरल लॉग, ठीक है। तो आपके पास अब इस नेगेटिव साइन को जब एडजस्ट करोगे आगे आ जाएगा या पीछे चला जाएगा, लॉग ऑफ आर नॉट माइनस लॉग ऑफ आर हो जाएगा। और आपको पता है लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम बाई एन, दैट इज लॉग आर नॉट बाई आर इक्वल टू के टी। जब नेचुरल लॉग को एल ओ जी में चेंज करोगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये टी से आप इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो के की वैल्यू आ गई कांस्टेंट की, रेट कांस्टेंट। हाँ जी, अभी हम ज़ीरो ऑर्डर को अभी मैं आगे प्रोसीड करता हूँ, सो डैट कि आपको ना ज़ीरो ऑर्डर को आगे प्रोसीड करता हूँ इसको, ठीक है जी। आर नॉट माइनस आर इक्वल टू के टी को इधर ले आओ, आर को उधर ले जाओ। बेटा मैथ्स में इक्वेशन पड़ी है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई डायरेक्शन में कौन है, वाई डायरेक्शन में आर, एक्स डायरेक्शन में कौन है, टाइम, ठीक है। स्लोप कैसी है, नेगेटिव, माइनस के। तो इसका मतलब जब स्लोप नेगेटिव होती है तो ग्राफ हमेशा ऐसे बनता है। और इंटरसेप्ट कितना है, आर नॉट। अगर इंटरसेप्ट जीरो होता है ना तो यहाँ पर मीट कर देते हैं ग्राफ को, अगर जीरो ना हो तो इसका मतलब उसको यहाँ पर मीट नहीं करना, ठीक है। नाउ सिमिलरली जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर का है हमने यहाँ तक किया था, के इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ आर नॉट बाई आर। अब इसमें भी देखिए लॉग ऑफ आर नॉट बाई आर को आप क्या लिख सकते हो, लॉग ऑफ आर नॉट माइनस लॉग ऑफ आर, क्योंकि लॉग एम बाई एन क्या होता है, ये था ना लॉग एम बाई एन, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग आर नॉट माइनस लॉग आर के टी बाई 2.303। इसको इधर ले आइए, लॉग आर को उधर ले जाओ, तो आपने ऐसा ही किया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई डायरेक्शन में कौन है, लॉग आर लिख दिया मैंने, वाई डायरेक्शन में लॉग आर है। एक्स डायरेक्शन में कौन है, टी टाइम। स्लोप कैसी है, माइनस के ओवर 2.303। यहाँ स्लोप थी सिर्फ माइनस के, यहाँ स्लोप क्या आ रही है, माइनस के ओवर 2.303, माइनस के ओवर 2.303, ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी है, स्लोप इज़ नेगेटिव तो इसलिए ऐसा ही ग्राफ बनेगा। लेकिन पेपर में कई बार ना ग्राफ ड्रॉ हुए आ जाते हैं और पूछते हैं कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, अंडरस्टूड है, लॉग वाली फर्स्ट ऑर्डर की और सिंपल आर वाली ज़ीरो ऑर्डर की, ठीक है। अब आपके पास इसको भी आपको ज़ीरो से यहाँ पर मीट नहीं करना क्योंकि इंटरसेप्ट की वैल्यू लॉग आर नॉट है। नाउ द हाफ लाइफ टाइम, एक और चीज़ है इसी इक्वेशन में, अगर आप इस इक्वेशन को, ये जो हमने निकाली थी ना थर्ड इक्वेशन, लॉग आर नॉट बाई आर के टी ओवर 2.303, अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आप यहाँ भी कर सकते थे। तो y डायरेक्शन में आपको क्या लेना पड़ता, लॉग आर नॉट बाई आर, और x डायरेक्शन में क्या लेना पड़ता, टाइम t। स्लोप उस टाइम पे पॉजिटिव आ जाती है और इंटरसेप्ट तो देखो कुछ है ही नहीं, प्लस साथ में कुछ है ही नहीं, इसका मतलब ज़ीरो है, तो इसीलिए आप ये ग्राफ यहाँ ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते थे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज हाफ लाइफ टाइम पीरियड फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। जो हमने एक्सप्रेशन निकाला है ना, दिस इज थर्ड इक्वेशन, इसी के अंदर अगर r की वैल्यू को r नॉट बाई 2 कह दो और टाइम को t हाफ कह दो, आधी रिएक्शन कब कंप्लीट होगी, जब टाइम को t हाफ कह दो और r को r नॉट बाई 2 पुट कर दो। तो आप वहाँ पर पुट करेंगे तो आपका t हाफ की वैल्यू फॉर ज़ीरो ऑर्डर आ जाएगी r नॉट बाई 2k। तो टी हाफ की वैल्यू आर नॉट बाई 2 की आई, उसको भी अगर आप ग्राफ से रिप्रेजेंट करना चाहते हो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y डायरेक्शन में टी हाफ, x डायरेक्शन में आर नॉट, और स्लोप कितनी हो गई 1/2 के, एंड इंटरसेप्ट इज 0, तो इसका मतलब आप यहाँ से कर सकते हैं। नाउ वीडियो नंबर 4 रिलेटेड टू केमिकल काइनेटिक्स। बेटा हमने फर्स्ट ज़ीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ कर लिया था, फर्स्ट ऑर्डर का रह रहा है। हाफ लाइफ वही है कि r की वैल्यू को r नॉट बाई 2 कह दो और टाइम को t हाफ कह दो, तो आपने ऐसा ही किया, r को r नॉट बाई टी, t को t हाफ,
तो जब आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में, आर को आर नॉट बाई टू एंड टाइम को टी हाफ, तो आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो जाएगा देखिए, और 2 ऊपर चला जाएगा। लॉग 2 की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो आपका टी हाफ का फॉर्मूला आएगा 0.693 बाई के। अब बेटा एक चीज़ ध्यान रख लो, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ के एक्सप्रेशन में आर आता ही नहीं है, कंसंट्रेशन आती ही नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट लाइफ हाफ लाइफ पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। यहाँ पर आ ही नहीं रही है आपके पास कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अब आपके पास नेक्स्ट इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल है। ज़ीरो ऑर्डर के न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, हमेशा आपके पास फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल आते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल आपके पास कैसे, आपको फॉर्मूला याद रखना है, एक तो यही वाला 2.303 बाई टी लॉग ऑफ आर नॉट बाई आर। आर नॉट इज इनिशियल कंसंट्रेशन, आर इज द फाइनल कंसंट्रेशन। एंड अगर आपको परसेंटेज दी हुई है न्यूमेरिकल में, तो बेटा फॉर्मूला आर नॉट बाई आर की जगह आप ए ओवर ए माइनस एक्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ए ओवर ए माइनस एक्स। ए मतलब क्या हुआ? इनिशियल कंसंट्रेशन, और ए माइनस एक्स मतलब क्या हुआ? फाइनल कंसंट्रेशन। बात वही है, आर नॉट इनिशियल, आर फाइनल, ए इनिशियल, ए माइनस एक्स फाइनल। और हाफ लाइफ का फॉर्मूला 0.693 बाय के। और लॉग की वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेंगी। लॉग कौन कौन से लॉग? 2, 3, 4, 5, 7, इनकी वैल्यूज आप याद कर लें, बाकियों की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ रेट कांस्टेंट आपको दिया हुआ है के की वैल्यू, और पहले बेटा देखो दिया हुआ है रेट कांस्टेंट लॉन्ग मतलब टाइम पूछा है। इनिशियली वैल्यू कितनी है? 5, और फाइनल कितनी है? 3। तो फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट ऑर्डर का ही क्वेश्चन है। के इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ आर नॉट बाई आर। के की वैल्यू उन्होंने आपको दे दी है, आप टी को इधर ले आइए, के को नीचे ले जाओ, क्योंकि के की वैल्यू उन्होंने दे दी है, टाइम पूछा है। लॉग आर नॉट बाई आर, आर नॉट इनिशियल इज़ 5, फाइनल इज़ 3। तो log 5 माइनस log 3 करेंगे तो आपके पास log 5 की वैल्यू, मैंने आपको पहले ही बोला आपको याद करनी पड़ेगी, 0.6990, एंड log 3 की वैल्यू 0.4771। आंसर कम्स आउट टू बी 444 सेकेंड। इन द सेकेंड न्यूमेरिकल अब आप देखिए जरा, आपको टाइम हाफ लाइफ दिया है 60 मिनट्स, तो बस आपने वैल्यू पुट की और आपके पास रेट कांस्टेंट आ जाएगा। रेट कांस्टेंट बताना है, हाफ लाइफ दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। In the next question, rate constant of a first order reaction is 60 second inverse. Rate constant आपको दे दिया है, टाइम आपको बताना है, log r नॉट एज इट इज। फाइनल वैल्यू r की कितनी बोली है उन्होंने? इनिशियल की 1/16, मतलब 1/16 ऑफ r नॉट। तो r की वैल्यू कितनी हुई? 1/16 ऑफ r नॉट, फाइनल वैल्यू। तो आपको टाइम बताना है। k की वैल्यू आपके पास है 60, तो आर की वैल्यू आपको बताया 1/16 ऑफ आर नॉट। आर नॉट से आर नॉट कैंसिल, लॉग 16 ऊपर चला गया। लॉग 16 को लिख सकते हो 2 की पावर 4। लॉग की क्या प्रॉपर्टी होती है? पावर हमेशा आगे आ जाती है। लॉग 2 की वैल्यू आपको बोला था कि याद करनी है 0.3010, तो वो आपने पुट की, आंसर आपके पास आ जाएगा। सिमिलरली द न्यूमेरिकल नंबर 4, आपको बार बार रेट कांस्टेंट तीनों बार का दिया हुआ है, एक बार 200, एक बार 2, एक बार 4, 200, 2, 4, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने हाफ लाइफ बता देना है। नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। आपको बेटा हाफ लाइफ दिया है 5730। अगर हाफ लाइफ दिया हो तो के निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। अब के अगर पता चल गया, बाद में उन्होंने कहा 80% जो आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स हैं उन्होंने देखा कि अब ट्रीज़ में सिर्फ 80% वुड रह गया है, मतलब फाइनल वैल्यू कितनी है? 80%। तो 80/100, इसका मतलब फाइनल वैल्यू आर की कितनी रहेगी? 80/100 ऑफ आर नॉट। तो आर नॉट से आर नॉट कैंसिल, परसेंट दिया हुआ है क्योंकि इसलिए 100 लिया है, आर नॉट से आर नॉट कैंसिल, 5/4 आ गया। के आपने निकाला हुआ था हाफ लाइफ से, तो log 5 माइनस log 4 वैल्यू पुट करेंगे, यू विल गेट द रिजल्ट 1845 years. Now the next numerical related to the chemical kinetics, first order reaction. During the nuclear explosion, one product is 90 SR with the half life बेटा आपको दिया हुआ है 28.1 year, and initial value कितनी दी है? 1 माइक्रोग्राम। और उन्होंने पूछा है हाउ मच, इसमें से 10 साल के बाद और 60 साल के बाद कितनी रह जाएगी फाइनल वैल्यू। मतलब इनिशियल आपको दी हुई है और फाइनल आपको बतानी है। तो टी हाफ की वैल्यू आपको 28.1 ईयर्स है, आपने पुट कर दी
0.693 बाई टी हाफ दैट इज 28.1, ये आपके पास आ गया के की वैल्यू। अब बेटा आपको आफ्टर 10 ईयर और आफ्टर 60 ईयर्स सॉल्व करना है। के की वैल्यू आपके पास फाइंड आउट हुई है ऑलरेडी, दैट इज 0.025 2.303 एज इट इज। यहाँ 10 ईयर्स के लिए सॉल्व कर रहे हो तो 10 लेंगे। लॉग इनिशियल वैल्यू कितनी है 1 माइक्रोग्राम, 1 माइक्रोग्राम, देखिए 1 माइक्रोग्राम, दिस इज 1 माइक्रोग्राम, तो इट मीन्स आर नॉट की वैल्यू है 1 और आर की वैल्यू आपको बतानी है। तो लॉग 1/r को आप क्या लिख सकते हो, लॉग r की पावर -1। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो r इज द एंटी लॉग ऑफ -0.109। अब जब एंटी लॉग नेगेटिव टर्म का होता है तो बेटा एक चीज ध्यान में रख लीजिए, पॉइंट के आगे जो भी नंबर है उससे एक बड़ा नंबर माइनस भी करना है प्लस भी करना है। यहाँ पॉइंट के आगे क्या नंबर है 0, तो उससे एक बड़ा नंबर क्या है 1, उसको -1 भी करना है +1 भी करना है, और एज इट इज नाउ दिस नंबर इज एज इट इज। -1 क्या बन जाएगा 1 बार, और 1 में से जब आप 0.109 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.891। तो पॉइंट के आगे वाला नंबर हमेशा 10 की पावर बन जाता है, 10 की पावर -1, और पॉइंट के बाद के दो डिजिट 0.89 का 1 पे देख लीजिए एंटीलॉग, दैट इज 7780, पहले नंबर के बाद पॉइंट लगा दें। सेम प्रोसीजर फॉर द 60 ईयर्स वैल्यू। जब आप के की वैल्यू आपके पास आपको पता है 0.025 है, आपने यहाँ पर पुट कर दी 2.303 एज इट इज 60 टाइम लॉग 1/r, क्योंकि इनिशियल वैल्यू 1 है, तो लॉग r की पावर -1, ये आपके पास कितना आ गया 0.651। तो r इज एंटी लॉग ऑफ -0.651। मैंने आपको वही चीज बोली है, पॉइंट के आगे क्या नंबर है 0, तो उससे एक बड़ा नंबर माइनस भी करते हैं प्लस भी करते हैं, मतलब -1 + 1, दिस इज 0.651। -1 क्या बन गया 1 बार, 1 में से 0.65 बन गया, कितना रह गया 0.349। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, मैंने आपको बोला पॉइंट के आगे वाला नंबर 10 की पावर बन जाता है, मतलब 10 की पावर -1, एंड 0.34 का 9 पे एंटी लॉग देख लीजिए, दिस इज 2234, और पहले नंबर के बाद पॉइंट लगा दीजिए। Now the next question is 7 number numerical. Show that the time required for the 99% completion of the first order is twice the time required for 90%. तो बेटा आपके पास दो हैं इसमें क्वेश्चन, एक 99% के लिए सॉल्व करो, एक 90% के लिए। मैंने आपको पहले ही बोला था कि परसेंटेज के लिए आप फार्मूला कौन सा लगाएंगे, 2.303/t log ऑफ r0/r नहीं लगाना, आपने a ओवर a माइनस एक्स लगाना है, क्योंकि परसेंटेज किसकी वैल्यू होती है, x की वैल्यू होती है, x इज द 99% ऑफ a, ठीक है। और यहाँ पर क्या करोगे, x इज 90% ऑफ a, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 99/100 ऑफ a, और यहाँ कितनी आ गई 90/100 ऑफ a। तो यहाँ पर अब आप पुट करेंगे x की वैल्यू को, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप x की वैल्यू को पुट करेंगे 90/100 ऑफ a, सॉल्व करेंगे इसको, तो जब आप t 99% और t 90% दोनों की वैल्यू को डिवाइड करेंगे, द आंसर कम्स आउट टू बी द 2, मीन्स कि 99% के लिए जितना टाइम लगेगा 90% के लिए उससे डबल टाइम लगेगा। सिर्फ आपको ये बात ध्यान रखनी, परसेंटेज वाले न्यूमेरिकल के लिए हमेशा से x की वैल्यू जो है, जो परसेंटेज होती है वो x की वैल्यू होती है इन टर्म्स ऑफ a। नाउ द लास्ट 8 न्यूमेरिकल रिलेटेड टू दैट टॉपिक इज, बेटा अब इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 40 मिनट्स के लिए 30% है। 30% परसेंटेज मैंने आपको बोला x की वैल्यू होती है, x इज द 30% ऑफ a, मतलब x इज 30/100 ऑफ a, तो आप वैल्यू पुट कर दो x की 30/100 ऑफ a, टाइम आपको दिया हुआ 40 मिनट्स, तो यहाँ से आपका k की वैल्यू आ जाएगी। अगर k की वैल्यू आ गई तो आप t हाफ भी बता सकते हो, क्योंकि t हाफ का फॉर्मूला क्या होता है 0.693/k, क्योंकि उन्होंने आपसे क्वेश्चन में t हाफ पूछा है। नाउ the next numericals related to the order of the reaction, that is order of the reaction के बारे में अब जो numericals हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे in the next video. Now video number 6 of the chemical kinetics. बेटा now the next question is, आपको दिया है रेट की वैल्यू उन्होंने दी है कि a की पावर हाफ b की पावर 2, जो पावर होती है उसको अगर आप ऐड कर देते हो तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाता है, मतलब हाफ + 2 इज 5/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कहा x से y कोई रिएक्शन है जो कि सेकंड ऑर्डर की है, तो आपको पता है रेट हम कैसे बताएंगे,
इक्वल टू के, जो भी ऑर्डर है ना वो रिएक्टेंट की पावर बन जाता है, मतलब रिएक्टेंट आपके पास x है तो उसकी पावर 2 हो गई, क्योंकि सेकंड ऑर्डर बोला है उन्होंने। अब वो कह रहे हैं कि अगर x की वैल्यू 3 टाइम हो जाती है, मतलब x की जगह पर अगर आप 3 टाइम कर देते हो, 3x कर देते हो, तो ये यहाँ पर x की जगह 3x करोगे तो क्या आ जाएगा, 9 टाइम आ जाएगा ना आंसर। सिमिलरली अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट, मतलब वही रेट इक्वल टू के, रिएक्टेंट के विद रिस्पेक्ट टू में सेकंड ऑर्डर है, मतलब कि पावर 2 है। अगर आप r को डबल कर देते हो, कहते हैं कि r को अगर 2r कर देते हो तो वो r की जगह पे 2r पुट करोगे तो 4 टाइम हो जाएगा, r की जगह पे r/2 करोगे तो 1/4 टाइम हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज द रिएक्शन इन द फर्स्ट ऑर्डर इन ए के विद रिस्पेक्ट टू में फर्स्ट ऑर्डर है, मतलब a की पावर 1, एंड सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b मीन्स b की पावर 2 है। कहता अगर b को हम 3 टाइम कर दें, सिर्फ b की जगह पर हम 3 कर दें तो 3 3 स्केयर है ना, तो 9 टाइम हो जाएगा। कहता अगर a और b दोनों को डबल कर दें, a को भी 2a कर दें, b को भी 2b कर दें, तो a को अगर आप 2 कर दोगे, b को 2 कर दोगे, तो ये 2 2 जा 4 हो गया स्केयर के कारण, और 4 2 जा 8, तो रेट आपका 8 टाइम्स हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैलकुलेट द रेट लॉ, ऑर्डर, रेट कांस्टेंट एंड यूनिट्स ऑफ द रेट कांस्टेंट। आपको ये डाटा दिया हुआ है बेटा। एक बात हमेशा ध्यान रखो, रेट किसके इक्वल होता है, ऑर्डर अगर बताना हो तो ऑर्डर क्या होता है, अल्फा और बीटा का सम। मैंने आपको बताया था ना, पावर्स का सम होता है ऑर्डर। तो रेट इक्वल टू के, ए की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा। अब आप रेट देखो, आपके पास ये भी रेट दिया है, 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 आपने चारों लिख लिए। के एज इट इज, ए की भी 4 वैल्यूज दी हैं, 0.1, 0.3, 0.3, 0.4। देखो 0.1, 0.3, 0.3, 0.4। सिमिलरली बी की भी 4 वैल्यूज दी हैं, 0.1, 0.2, 0.4, 0.1, 0.1, 0.2, 0.4, 0.1। ठीक है, अब आपके पास ये 4 इक्वेशंस बन गई। आपने क्या करना है कि इन्हीं 2 ऐसी इक्वेशन को देखना है जिसके अंदर अल्फा सेम हो, ताकि वो कैंसिल हो जाए डिवाइड करने पे और बीटा की वैल्यू आ जाए। आप देखो ये वाली जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन मैंने लिखी हुई, इसमें देखो 0.3 की पावर अल्फा, 0.3 की पावर अल्फा। आप अगर इन दोनों को डिवाइड करते हो तो क्या होगा, अल्फा कैंसिल हो जाएगा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी। देखो 0.3 की पावर अल्फा, 0.3 की पावर अल्फा, ये कैंसिल हो गया और आपके पास बीटा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो गई डिवाइड करके। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करता हूँ, थर्ड और फोर्थ को 4/3 कर देता हूँ। अच्छा, अब देखो ये वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन में, दूसरी और पांचवीं वाली में 0.1 की पावर बीटा, इसमें भी 0.1 की पावर बीटा। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी डिवाइड करने पे। देखो 5 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पे बीटा की वैल्यू 2 आ गई। तो ऑर्डर कितना हुआ, यहाँ पर अगर मैं 1 लिखूँ, यहाँ पर 2 लिखूँ, तो 1 + 2 इज, ऑर्डर इज 3। और आपको मैंने पहले बताया था रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होते हैं, मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर n-1, सेकंड की पावर -1। अगर ऑर्डर आपके पास 3 है, n की वैल्यू 3 है, तो आप n की वैल्यू को 3 पुट करके उसकी यूनिट्स बता सकते हो। और अल्फा और बीटा की जो हमने वैल्यू निकाली है ना 1 और 2, इनको किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, चाहे सेकंड में, चाहे थर्ड में, चाहे फोर्थ में, चाहे फिफ्थ में, किसी भी एक में अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू को पुट कर देंगे तो आपका के की वैल्यू आ जाएगी किसी भी एक इक्वेशन में। तो मैंने जैसे कि सेकंड इक्वेशन में पुट किया है अल्फा की वैल्यू 1 और बीटा की 2, तो के की वैल्यू आपके पास आ गई। साथ में यूनिट्स आपने वही लिखने जो हमने जनरल यूनिट्स के थ्रू निकाले हुए हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो द सेम। आपके पास रेट 3 दिए हुए हैं, ए की वैल्यूज़ हैं, बी की वैल्यूज़ हैं, वही रेट इक्वल टू के, ए की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा। तो आपको 3 रेट दिए हैं, तीनों रेट लिख लो, तीनों ए की पावर, तीनों बी की वैल्यूज़। तो ए की वैल्यूज़, बी की वैल्यूज़ आपने लिखी। अब आप देखो सेम वैल्यू किस में है, अल्फ़ा की, इन दोनों में। तो इसका मतलब इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे फर्स्ट एंड सेकंड को, तो अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब लेकिन इसमें बीटा की कोई भी वैल्यू सेम नहीं है ना, लेकिन आप किन्हीं 2 को डिवाइड कर दो, क्योंकि बीटा की वैल्यू ना 0 आई है, तो जब आप 0 पुट करोगे ना, समथिंग रेज टू द पावर 0, दैट इज़ 1 ही हो जाता है, तो वहाँ से आप इसकी अल्फ़ा की वैल्यू भी निकाल पाओगे। ठीक है, तो रेट इक्वल टू के, ए की पावर अल्फ़ा, बी की पावर बीटा, तो हाफ प्लस 0 दैट इज़ हाफ आ गया। और रेट कांस्टेंट वही, मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर n-1, सेकंड की पावर -1। ऑर्डर अगर हाफ है तो n की वैल्यू को हाफ पुट करें, आंसर आ जाएगा। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करें, आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, तो आप इस तरह से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज
बेटा अगर आपके पास गैसियस सिस्टम के लिए है तो हमेशा फार्मूला आपने क्या यूज़ करना है, K इक्वल टू 2.303/T लॉग ऑफ P0 मतलब प्रेशर एट 0 सेकेंड डिवाइडेड बाय 2P0 मतलब प्रेशर एट 0 सेकेंड माइनस प्रेशर एट टाइम T। और रेट हम कैसे निकालते हैं, रेट निकालने का तरीका है K मल्टीप्लाई बाय 2P0 माइनस टोटल प्रेशर। ठीक है, अब देखो बेटा जैसे ये वाला आपके पास न्यूमेरिकल है, P0 मतलब प्रेशर एट 0 सेकेंड दैट इज 0.5 आपने पुट कर दी वैल्यू, ये भी 2 इंटू 0.5, प्रेशर एट टाइम T दैट इज 0.6। ठीक है, इसको सॉल्व किया आपके पास K की वैल्यू आ गई। K की वैल्यू यहाँ रेट का क्या फॉर्मूला होता है, K इंटू 2P0 माइनस टोटल प्रेशर। K की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी 2P0, P0 मतलब प्रेशर एट 0 सेकेंड दिस इज 0.5 माइनस टोटल प्रेशर आपके पास कितना दिया हुआ है 0.65, तो आपने वो वैल्यू यहाँ पुट किया, आपके पास आंसर आ जाएगा 7.8 इंटू 10 की पावर -5 एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नाउ वीडियो नंबर 7, बेटा आपको पता है अभी मैंने आपको बताया K इक्वल टू 2.303/T लॉग ऑफ P0 ओवर 2P0 माइनस PT। तो आपको टाइम जो है, अब आप अगर 360 सेकेंड लेते हो टाइम 360, तो लॉग ऑफ P0 प्रेशर एट 0 सेकेंड कितना है 35 और 2 इंटू 35 माइनस प्रेशर एट टाइम T कितना है 54। अब आप इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। सेकेंड केस में फिर आपके पास टाइम कितना हो गया 720, प्रेशर एट 0 सेकेंड तो सेम ही रहेगा 35, लेकिन प्रेशर एट टाइम T अब कितना हो गया वो 63, क्योंकि इस टाइम पे आप टाइम 720 ले रहे हो। तो दोनों तरह से आप K की वैल्यू निकाल कर फिर आपको K की वैल्यू बतानी है रेट कांस्टेंट की, तो दोनों वैल्यूज़ को सम करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो आपके पास उसका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपको K इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ A0 बाई A कहो या R0 बाई R कहो, एक ही बात है। अब यहाँ पर A रिएक्टेंट दिया हुआ है तो इसलिए आप A0 बाई A कह देंगे। इनिशियल वैल्यू A0 1 दी हुई है, टाइम भी दिया है, रेट कांस्टेंट भी दिया है, तो A की वैल्यू आपको बतानी है। तो सिंपल है, आपने A की वैल्यू बता दी। ए की वैल्यू आपके पास कितना आ गया, डेट इज एंटी लॉग ऑफ -0.868, तो आपके पास पॉइंट के आगे वाला जो नंबर है डेट इज 0 विद नेगेटिव साइन है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, उससे एक बड़ा नंबर माइनस भी करना है प्लस भी करना है, मतलब -1 + 1 दिस, और -1 का 1 बार लिख सकते हो। 1 में से 0.868 गया, कितना रह गया 0.142, पॉइंट के आगे वाला नंबर 10 की पावर बन जाएगा, पॉइंट के बाद के 2 डिजिट 0.14 का 2 पर डेट इज़ 1387 और पहले नंबर के बाद पॉइंट लगा दें। सेम तरीका है बेटा, अगर आपको फ्रैक्शन बताना होता ना किसी भी न्यूमेरिकल में, तो एक बात ध्यान में रख लो, फ्रैक्शन बताने का तो एक ही तरीका होता है। आपने जैसे आपके पास T हाफ दिया हुआ है, हाफ लाइफ दिया हुआ है 3 आवर्स, तो आपने K की वैल्यू निकाल ली, तो उस K की वैल्यू को जब आप यहाँ पुट करोगे 2.303 एस टाइम उन्होंने कितनी बार के लिए पूछा है 8 आवर्स के लिए, तो आपने 8 यहाँ पुट कर दिया, लॉग ऑफ R0 बाई R। तो आपको फ्रैक्शन बताना है, R0 बाई R की वैल्यू बतानी है, लॉग जब उधर जाएगा तो एंटी लॉग में चेंज हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पर एंटी लॉग पॉजिटिव का है, तो इसमें माइनस या प्लस कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट हो जाएगा। पॉइंट के आगे वाला नंबर 10 की पावर बन जाता है, 10 की पावर 0, पॉइंट के बाद के 2 डिजिट 0.80 का 3 पर एंटी लॉग देख लीजिए, दैट इज 6353, और पहले नंबर के बाद पॉइंट लगा दीजिए, दैट इज 6.353। बेटा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जो कि आपको लगती है कि वो ज़्यादा ऑर्डर की है लेकिन होती वो फर्स्ट ऑर्डर की है। ठीक है, अब आपको इस रिएक्शन के अंदर इन्वर्जन ऑफ केन शुगर प्लस वाटर, ये आपको लग रहा होगा कि दैट इज इसका भी एक ऑर्डर, इसका भी एक ऑर्डर, तो टोटल ऑर्डर 2 होना चाहिए, लेकिन वाटर की कंसंट्रेशन को हम कभी भी कंसीडर नहीं करते, तो इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ पर ऑर्डर 1 है लेकिन मॉलिक्यूल्स 2 होने के कारण मॉलिक्यूलरिटी 2 है, और रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ C12H22O11 पे, वाटर पे डिपेंड नहीं करेगा। लग रहा आपको ज़्यादा ऑर्डर की रिएक्शन है लेकिन होगी सिर्फ सिंगल ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की। सिमिलरली हियर यहां पर भी देखो, सिर्फ ऑर्डर इसके ऊपर डिपेंड करेगा, वाटर पे डिपेंड नहीं करेगा, तो रेट सिर्फ रेट इक्वल टू K दिस होगा, वाटर मल्टीप्लाई आप नहीं करोगे, ऑर्डर सिर्फ 1 रहेगा, मॉलिक्यूल्स 2 हैं क्योंकि एक एस्टर है और एक वाटर है। हाँ जी, इसका मतलब है एज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज क्वाइट लार्ज एंड डज नॉट चेंज एप्रिशिएबली, इसलिए ऐसा होता है, वाटर को आप कभी भी कंसीडर नहीं कर। नाउ the next video number 8 related to the chemical kinetics is,
बेटा टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू T + 10 डिग्री पे डिवाइडेड बाय T डिग्री पे। फॉर एग्जांपल अगर आपने रेट कांस्टेंट 10 डिग्री पे निकाला है तो ऊपर आपको किसका लेना पड़ेगा, 20 डिग्री का, मतलब 10 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए। अगर आपने नीचे 20 का लिया है तो ऊपर कितने का लेना पड़ेगा, 30 का। अगर नीचे आपने 30 का लिया तो ऊपर कितने का लेना पड़ेगा, 40 का। और टेम्परेचर कॉफिशिएंट की वैल्यू 2 से 3 के बीच में ही रहती है। बेटा कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में 1 सेकंड में जितने मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं, नंबर ऑफ कोलिजन्स जितनी होती हैं, मतलब जितने मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं उसको हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और उन कोलिजन्स में से एक ऐसी कोलिजन होती है जो कि प्रोडक्ट बना देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, वो कम से कम एनर्जी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को दी जाती है ताकि वो इफेक्टिव कोलिजन करके प्रोडक्ट बना दें, उसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल बेटा देखो ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटते हैं, देखो H और H का बीच का बॉन्ड टूट रहा है, I और I के बीच का भी बॉन्ड टूट रहा है, और H और I के बीच का बॉन्ड बन रहा है। इसका मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज द ट्रांजिशन स्टेट, TS मतलब ट्रांजिशन स्टेट, जो कि बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए बनती है और अल्टीमेटली जल्दी से प्रोडक्ट बन जाता है। देखो एक HI बन गया, इधर से भी एक HI बन गया, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो चीज़ बनती है ना, फॉर द ट्रांजिएंट एग्जिस्टेंस, दैट इज नोन एज द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड द ट्रांजिशन स्टेट। इसके अंदर आधा करेक्टर रिएक्टेंट का होता है और आधा करेक्टर प्रोडक्ट का होता है। देखो क्योंकि HH और II का बीच का बॉन्ड टूट रहा है और HI और HI के बीच में बॉन्ड बन रहा है। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की यही कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उसके अंदर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी होती है, एक्टिवेशन एनर्जी उसके अंदर मैक्सिमम होती है। जब एनर्जी मैक्सिमम हो जाए तो उसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जैसे सपोज करो कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, आपको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हो तो रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। अब आप देखो इतनी एनर्जी इसमें से बाहर निकल रही है, ये इतनी वैल्यू बाहर निकल रही है, तो दैट इज नोन एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जिसमें हीट आपको ऐड करनी पड़ती है, देखो इसमें रिएक्टेंट को इतनी हीट आपको देनी पड़ रही है रिएक्शन को करने के लिए, तो दैट इज नोन एज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है, और इसमें एक्टिवेशन एनर्जी इतनी रह जाएगी क्योंकि इतनी तो आपने एनर्जी ऑलरेडी दी है रिएक्शन को करने के लिए। तो प्लीज़ इसका ग्राफ ध्यान से, इसमें R आपने ऊपर लिया है, P नीचे लिया है, इसमें R नीचे है और P ऊपर है, ये ध्यान में रखना है आपने। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्टिवेशन एनर्जी। एनर्जी इतनी रिएक्टेंट को दो कि ताकि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना दे, दैट इज नोन एज द एक्टिवेशन एनर्जी। नाउ द कैटलिस्ट का क्या, आपको पता है कि कैटलिस्ट बेटा क्या करता है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज। तो आप एक बात ध्यान में रखो, अगर आप विदाउट कैटलिस्ट रिएक्शन करते हो, विदाउट कैटलिस्ट, ये देखो जो मैंने आपको यहाँ पर ब्लैक पेन से दिखाया हुआ है, ब्लू पेन से ये जो हम्प बना है, ग्राफ बना है, इसके अंदर आप देखो दिस इज विदाउट कैटलिस्ट। जब आप कैटलिस्ट नहीं यूज़ कर रहे तो देखो कितनी सारी एनर्जी लगानी पड़ रही, इतनी एनर्जी लगानी पड़ रही है। जैसे ही आपने कैटलिस्ट यूज़ किया तो आपकी एनर्जी कम लगानी पड़ेगी। नो डाउट अगर कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है तो आपको एनर्जी कम लगानी पड़ेगी, अगर आप विदाउट कैटलिस्ट रिएक्शन करते हो तो एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुए कैटलिस्ट के, कैटलिस्ट कैटलाइज करता है उन रिएक्शंस को जो स्पॉन्टेनियस हैं, जो पॉसिबल हो सकती हैं, और इट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन ये रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, फॉरवर्ड की भी और बैकवर्ड की भी। अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है तो उसके अंदर ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड की स्पीड को बढ़ा देता है, लेकिन इससे डेल्टा G की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि बेटा आपको पता है कि डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव हो तो ही कोई रिएक्शन पॉसिबल होती है, ठीक है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट जो है वो बहुत बड़ी लार्ज अमाउंट ऑफ मतलब कैटलाइज कर सकता है लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को, ठीक है। नाउ द कोलिजन थ्योरी क्या कहती है केमिकल रिएक्शंस की, बेटे एक बात ध्यान में रखो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको कहा कोलिजन थ्योरी की सबसे बड़ी स्टेटमेंट क्या थी, जैसे आपके पास वो देने पहले नाउ द वीडियो नंबर 9 कोलिजन थ्योरी ऑफ द केमिकल रिएक्शन। बेटा जैसे कोलिजन थ्योरी है, कोलिजन थ्योरी क्या कहती है, जैसे सपोज करो अब आपके पास ये है CCl
प्लस साथ में OH। अब बेटा OH को ऐड करने के दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ बैक साइड से ऐड करो या फ्रंट साइड से ऐड करो। ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है। अब आपको पता है Cl पे भी चार्ज नेगेटिव होता है, OH पे भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब यहाँ से सामने से ऐड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि Cl पे भी नेगेटिव चार्ज है, OH पे भी नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगी? रिपल्शन। इसलिए आपको OH को कहाँ से ऐड करना पड़ेगा? बैक साइड से ऐड करना पड़ेगा, ताकि रिपल्शन ना हो। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो कोलिजन थ्योरी ने एक तो प्रॉपर ओरिएंटेशन के बारे में बताया। ठीक है, सबसे बड़ी उसकी जो मतलब पोस्टुलेट था वो यही था, रेट इक्वल टू पी जेड ए बी ई की पावर माइनस ए बाई आर टी। आपको याद करना पड़ेगा, पी प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, जेड क्या है? दैट इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी बिटवीन द ए एंड बी रिएक्टेंट्स, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बिटवीन द रिएक्टेंट्स ए एंड बी। और ई एक एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, ई एक्टिवेशन एनर्जी है, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। ठीक है, ई को आप क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जीज ग्रेटर देन और इक्वल टू द एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो ये आपको याद रखना है। और एक दूसरी इन्होंने क्या पॉस्टुलेट दी? ओनली इफेक्टिव कोलिजन्स ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सिर्फ जो इफेक्टिव कोलिजन होती हैं वही तो केमिकल रिएक्शन करती हैं, क्योंकि उन्हीं से तो प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, द कोलिजन इन विच मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी एंड प्रॉपर orientation so as to facilitate breaking of bonds between the reactant and formation of the new bonds to form the product, and these are known as effective collisions. Now next topic is Arrhenius equation. Arrhenius एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर के साथ रिलेशन दिया। उन्होंने क्या रिलेशन दिया कि K इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। वट इज K? K इज द रेट कांस्टेंट and T temperature, R gas constant, E activation energy and A is the Arrhenius factor और E क्या है? एक्सपोनेंशियल फैक्टर। बेटा इसको सॉल्व करने के लिए हम दोनों तरफ लॉग लेंगे। आपको पता है केमिस्ट्री में कभी भी हम LOG नहीं लेते, हम हमेशा ln लेता है, नेचुरल लॉग। ln ऑफ K, m इंटू एन को आप क्या लिखोगे? ln ऑफ A प्लस ln ऑफ E की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। पावर हमेशा आगे आ जाती है और log ln ऑफ E की वैल्यू 1 होती है। बेटा नेचुरल लॉग को LOG में चेंज करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी किया, और फिर उसके बाद जब आप 2.303 का एलसीएम लोगे तो यहाँ सिर्फ log K रह जाएगा, यहाँ log A रह जाएगा, यहाँ EA ओवर 2.303 RT रह जाएगा। R की वैल्यू 8.314 पुट करने पर, R की वैल्यू आपको पता है 8.314 होती है, अगर आप वो पुट करेंगे तो आपके पास 2.303 मल्टीप्लाई 8.314, दिस कम्स आउट टू बी 19.2। ठीक है, तो अगर आपके पास रेट कांस्टेंट K1 है तो आप टेम्परेचर T1 लोगे, अगर K2 है तो T2 लोगे। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे 4 माइनस 3, तो आपके पास होगा क्या? ध्यान से देखिए, log K2 माइनस log K1, देखिए log K2 माइनस log K1, और log A माइनस log A तो कैंसिल हो गया, और दिस माइनस दिस, ये देखिए ये आपके पास आ गया 1/T1 माइनस 1/T2। अब आप ध्यान से देखो, R की वैल्यू अगर आप 8.314 पुट करते हो तो ये 19.2 आ जाता है। तो इसका मतलब जब न्यूमेरिकल्स में दो रेट कांस्टेंट दिए होंगे तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, या दो टेम्परेचर दिए होंगे तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और अगर न्यूमेरिकल्स में एक ही रेट कांस्टेंट और एक टेम्परेचर दिया हो तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और अगर आपको जनरल इक्वेशन दी हुई है तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। नाउ द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज एट द 600 केल्विन पर, मतलब ये अगर T1 है तो इसका K1 कितना है? इतना 1.60 इंटू 10⁻⁵, और एक्टिवेशन एनर्जी कितनी दी हुई है? 209 किलो जूल। किलो जूल को जूल में चेंज करो, मतलब 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो। T2 की भी वैल्यू आपको दी है, K2 की बतानी है, तो आप देखो K1 की पुट कर दी, T1 की पुट कर दी, T2 की पुट कर दी, K2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। एक्टिवेशन एनर्जी की भी वैल्यू आपको दी हुई है, तो पुट करने पे आपके पास log K2 की वैल्यू सॉल्व करने पे आती है -2.206। एज यू नो डैट बेटा, मैंने आपको पहले भी बोला K2 इज द एंटी लॉग ऑफ दिस टर्म। जब भी एंटी लॉग नेगेटिव टर्म का होता है, जो भी नंबर पॉइंट के आगे है उससे एक बड़ा नंबर माइनस भी करें और प्लस भी करें। पॉइंट के आगे क्या नंबर है? 2, तो उससे एक बड़ा नंबर क्या है? 3, -3 + 3, तो ये -3 तो 3 बार बन गया, और 3 में से 2.206 गया तो कितना रह गया? 0.794। ठीक है, तो पॉइंट के आगे वाला नंबर 10 की पावर बन जाता है, 10 की पावर -3, एंड पॉइंट के बाद के दो डिजिट 0.79 का 4 पे एंटी लॉग कितना है? 6223, तो पहले नंबर के बाद पॉइंट लगा दें। अब अगले क्वेश्चन में देखो बेटा, रेट कांस्टेंट, देखो आपको दो टेम्परेचर दिए हैं, दिस इज T1, दिस इज T2, और दो रेट कांस्टेंट दिए हैं, दिस इज K1, दिस इज K2।
तो आपने सारी वैल्यूज पुट कर दी। फॉर्मूला आपको पता है कि K2 K1 वाला ही लगाना पड़ेगा क्योंकि दो टेम्परेचर और दो रेट कांस्टेंट दिए हुए हैं। यहाँ से आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आ गई। उन्होंने एक्टिवेशन एनर्जी पूछी थी, ए की वैल्यू आपके पास आ गई। अब उन्होंने ये कहा है साथ में ए की भी वैल्यू बताओ, लेकिन इस फार्मूले में तो ए होता नहीं। आपको पता है ए तो सिर्फ सिंगल वाले फार्मूले में होता है, लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस ये ए की वैल्यू बताओ उन्होंने कहा। तो अब ऐसा करेंगे, हम वही फार्मूला लगा देंगे, लॉग के लॉग ए दिस टर्म, एंड आर की वैल्यू तो आपको पता है 8.314। कोई सा भी एक टेम्परेचर ले लो। अगर आप T1 लेते हो ना 500 केल्विन, तो आपको K1 लेना पड़ेगा। अगर आप T2 लेते हो तो आपको K2 लेना पड़ेगा। तो मैंने ऐसे किया है, K1 की वैल्यू ले ली 0.02, तो T1 की ही लेनी पड़ेगी 500। तो यहाँ से आपके पास log A की वैल्यू आ जाएगी। log A कम्स आउट टू बी 0.201। A इज द एंटी लॉग ऑफ 0.201। पॉइंट के आगे वाला नंबर 10 की पावर बन जाता है, 10 की पावर 0। पॉइंट 20 का 1 पे देख लीजिए एंटी लॉग, दैट इज 1589। पहले नंबर के बाद पॉइंट लगा दें। नाउ वीडियो नंबर 10 रिलेटेड टू द केमिकल काइनेटिक्स। रेट ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन क्वाड्रुपल। क्वाड्रुपल का मतलब होता है 4 गुना हो जाना। अगर K1 की वैल्यू K है तो K2 की वैल्यू 4K है। तो K1 की K पुट करी, K2 की 4K पुट की, ये एज इट इज 19.2 एज इट इज। T1 293 एंड T2 इज 313। वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी इन द जूल पर मोल। नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज, अब इस क्वेश्चन में भी देखो बेटा, आपको रेट कांस्टेंट दिया है एक और एक ही टेम्परेचर दिया है, एक ही एक्टिवेशन एनर्जी दी है। तो इसका मतलब इसमें अब आप K2 K1 वाला नहीं लगा सकते, फॉर्मूला सिंपल लगाएंगे, सिंगल वाला, लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ओवर 2.303 RT। ठीक है, और उन्होंने प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वैल्यू पूछी है। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर मतलब ए की वैल्यू पूछी है। के की वैल्यू आपको दी है रेट कांस्टेंट की, टेम्परेचर आपको दिया है 546 एंड एक्टिवेशन एनर्जी आपको दी है 179.9 किलो जूल। किलो जूल को जूल में चेंज करने के लिए 1000। यहाँ से सॉल्व करके लॉग ए आता है आपके पास दिस, तो एंटी लॉग ऑफ दिस। तो पॉइंट के आगे वाला नंबर आपको पता है जब पॉजिटिव में एंटी लॉग होता है, तो पॉइंट के आगे वाला नंबर 10 की पावर 12। पॉइंट के आगे वाला नंबर क्या था 12, वो 10 की पावर बन जाएगा। पॉइंट के बाद के 2 डिजिट, 0.58 का 4 पे देखो वो कितना है 3837। पहले नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्वेश्चन बहुत बार बेटा बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। आपको फॉर्मूला पता है, लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ओवर 19.2 टी। आर या तो 2.303 RT कहो या 19.2 टी कहो। अब इस इक्वेशन को अगर मैं इससे कंपेयर करता हूँ तो देखो बेटा, लॉग ए किसके इक्वल है 14.34 और ये बाय 19.2 टी किसके इक्वल है 1.25 इंटू 10 की पावर 4 टी इंटू के। तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी ही बतानी थी, तो इसका मतलब आपके पास क्या हुआ 1.25 इंटू 10 की पावर 4 बाई टी के इक्वल टू ए ओवर 19.2 टी। टी से टी कैंसिल, तो आपके पास 19.2 जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। ये के केल्विन के लिए है तो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसके यूनिट्स में ऑलरेडी 19.2 के यूनिट्स में ऑलरेडी केल्विन होता है। टी हाफ की वैल्यू दी है 256 मिनट्स, आपने उसको सेकंड में चेंज किया और के की वैल्यू निकाल ली 0.693 बाय टी हाफ से। के की वैल्यू आपके पास आ गई। अगर आपने के की वैल्यू जो आई है वो यहाँ पुट कर दी तो आपको यहाँ से टेम्परेचर मिल जाएगा। तो ये के की जो वैल्यू आपकी आई है ना 4.5 इंटू 10 की पावर -5, आप इसको यहाँ पुट कर दें, जो क्वेश्चन में दी हुई है इक्वेशन उसके अंदर पुट करने पर आपको क्या होगा, टेम्परेचर की वैल्यू मिल जाएगी 669 केल्विन। नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज, आपको बेटा रेट कांस्टेंट दिया है और टेम्परेचर दिया है 10 डिग्री। 10 डिग्री को केल्विन में चेंज करेंगे तो डेट इज 10 + 273 दैट इज 283 केल्विन। सेकेंड टेम्परेचर आपको बताना है, और उसका रेट कांस्टेंट आपको दिया है 1.5 इंटू 10 की पावर 4 और एक्टिवेशन एनर्जी 60 किलो जूल मतलब 60,000। सॉल्व करें तो आपके पास टेम्परेचर आएगा, दिस कम्स आउट टू बी 297.6 केल्विन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा अलग टाइप का है, क्योंकि आपने जो जनरली फॉर्मूला किया था के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, अगर आप इसको इससे कंपेयर करते हो तो ई ए बाई आर टी इज इक्वल टू 28,000 KT, यही हुआ। तो टेम्परेचर से टेम्परेचर कैंसिल, आर की वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई कर दो। आर की वैल्यू आपको पता है 8.314, तो आंसर इन द जूल पर मोल। ठीक है, नाउ द नाइन्थ न्यूमेरिकल सिमिलरली डबल, अगर K1 K है तो K2 कितना हो जाएगा 2K। K1 की वैल्यू K एंड K2 की वैल्यू 2K। ये एज इट इज़ 19.2। T1 अगर 298 है
तो T2 कितना हो जाएगा, उसमें 10 ऐड कर दो, मतलब 298 प्लस 10, दिस इज 308, क्योंकि उन्होंने बोला है इंक्रीज ऑफ 10 केल्विन फ्रॉम 298, मतलब अगर T1 298 है तो T2 298 प्लस 10 हो जाएगा। तो यहाँ से आप एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ द नेक्स्ट लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ this chapter and last topic, last numerical and last topic activation energy is this, एंड सिंपल एक ही एक्टिवेशन एनर्जी है और एक ही रेट कांस्टेंट, एक ही टेम्परेचर दिया है, लेकिन उन्होंने इसके अंदर फ्रैक्शन पूछा है। तो बेटा फ्रैक्शन यहाँ पर होता है के बाय ए, तो आपने फॉर्मूला लगाया ना, लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस ए बाई 19.2t, तो आप इसको इधर लेके आइए, तो लॉग के माइनस लॉग ए, लॉग एम बाई एन, लॉग के बाई ए माइनस ए ओवर 19.2t, के बाई ए एज इट इज़, लॉग को उधर लेके जाओगे तो एंटी लॉग हो गया। एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आपने पुट की थी 209.5 किलो जूल से यहाँ पर पुट कर दिया, टेम्परेचर इज़ 581, एंटी लॉग ऑफ दिस टर्म, तो एंटी लॉग नेगेटिव टर्म का है, तो नो डाउट आपको क्या करना पड़ेगा, एक उससे बड़ा नंबर, जो भी पॉइंट से आगे नंबर है 18 है तो उससे एक बड़ा नंबर माइनस करें, प्लस करें, -19 प्लस 19 दिस, एंड -19 को 19 बार कहेंगे, 19 में से 18.78 गया तो 0.22 आया, पॉइंट के आगे वाला नंबर 10 की पावर बन जाता है, 10 की पावर -19, पॉइंट के बाद के 2 डिजिट 0.22 का आगे कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब 0 है, मतलब 0.22 का एंटी लॉग 0 पर देखें, दैट इज़ 1660, तो पहले नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, नाउ दिस यूनिट इज कंप्लीटेड।